दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि टीआरपी घोटाले को लेकर है। जी आपको बता दें कि मुंबई पुलिस का दावा, अर्नब गोस्वामी ने बीएआरसी सीईओ को दी थी घूस। पीएमओ और राजवर्धन राठौड़ भी सवालों के घेरे में। जी हम बात कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले के केस में 11 जनवरी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी और बार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग के पूर्व सीईओ के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बातचीत में अर्नब गोस्वामी ने कई मौके पर दासगुप्ता की तरफ से राजनीतिक नेतृत्व से मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया है और दोनों के बीच हुई चैट में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से लेकर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ तक का नाम लिया गया है। दोनों के बीच बातचीत का डेटा ऑनलाइन में भी लीक किया गया है और इसमें जुलाई 2017 की एक चैट में दासगुप्ता ने अर्नब गोस्वामी को टीआरपी का डेटा तक भेजा है। पुलिस का आरोप है कि अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी के 2 चैनलों को सबसे ज्यादा टीआरपी के साथ दिखाने के लिए दासगुप्ता को पैसे भी दिए थे। मुंबई पुलिस ने दिखाने के लिए दासगुप्ता को पैसे दिए और पुलिस ने इसे साबित करने के लिए सबूत होने की बात कही है। हालांकि इससे जुड़ी हुई चैट उसने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल नहीं की है। बता दें कि बार्क के टीआरपी की गणना के आधार पर ही टीवी चैनलों को मिलने वाले एडवर्टाइजमेंट के रेट तय होते हैं। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के 9 जिलों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक जिले में पोल्ट्री तक फैला बर्ड फ्लू। जी हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र के 9 जिलों में पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक जिले में मुर्गियों को मारने का काम जारी है। पोल्ट्री के अलावा उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कौवे में और दिल्ली में कबूतर, उल्लू और बगुले में इस बीमारी के फैलने की पुष्टि हुई है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने और उन राज्यों और क्षेत्रों से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने का आग्रह किया है। जहां बर्ड फ्लू का प्रकोप नहीं है, भारत में बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा दूसरे देशों से आने वाली प्रवासी पक्षियों से फैलता है जो सितंबर और मार्च के बीच आते हैं। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सी वोटर हुआ है सर्वे, जिसमें टॉप 5 सीएम में केजरीवाल, विजयन और उद्धव, 10 में भी योगी नहीं, 5 सबसे खराब में खट्टर का नाम। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में चर्चित मुख्यमंत्रियों की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम आगे आता रहता है। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक पसंदीदा मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में योगी का नाम टॉप 10 में भी नहीं है। एबीपी कुछ न्यूज वोटरों के सर्वे के मुताबिक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम खराब मुख्यमंत्रियों की सूची में सबसे आगे है। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि देश में चल रहे कई तरह के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। हालांकि केंद्र सरकार के कामों में सभी संतुष्ट नहीं है। इस सर्वे में टॉप 10 अच्छे मुख्यमंत्रियों में केजरीवाल और पटनायक के अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, केरल के केपी विजयन, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का नाम शामिल है। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि कोरोना वैक्सीन को लेकर है। जी आपको बता दें कि कोविन ऐप में गड़बड़ी के चलते महाराष्ट्र में सोमवार तक बंद रहेगी टीकाकरण। जी हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस टीकाकरण का कार्यक्रम सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम कोविन ऐप के जरिए चल रहा है और शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोविन ऐप में गड़बड़ी के चलते टीकाकरण कार्यक्रम 18 जनवरी तक रोक दिया गया है। बृहमुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शनिवार
को जारी एक बयान में कहा, 16 जनवरी को कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान कोविन ऐप में तकनीकी खामी देखने को मिली है। केंद्र सरकार की ओर से समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि टीका लगवाने के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है। समस्या को देखते हुए सरकार ने शनिवार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी। हालांकि सरकार ने निर्देश दिया कि आगे से सभी एंट्री ऐप के जरिए की जाएगी। तकनीकी खामी की वजह से टीकाकरण कार्यक्रम को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। कोविन ऐप की गड़बड़ी ठीक होने के बाद टीकाकरण कार्यक्रम दोबारा शुरू होगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्यूज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें किसान आंदोलन के सपोर्ट में उतरे सपना चौधरी के पति वीर साहू सोशल मीडिया पर दिल्ली कूच की अपील। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध को बॉलीवुड के चर्चित चेहरों से लेकर पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नामों का सपोर्ट मिल रहा है। इसी कड़ी में एक और नाम हरियाणा की फेमस डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी के पति वीर साहू का भी नाम जुड़ गया है। वीर साहू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए किसान आंदोलन को अपने समर्थन दिया है। इसके साथ ही वीर साहू ने शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच की भी लोगों से अपील की है। दरअसल वीर साहू ने अपने फेसबुक पोस्ट में 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने की अपील की है। इससे पहले सपना चौधरी ने भी किसान को अपना समर्थन दिया था। वीर साहू ने पोस्ट में लिखा, किसान आंदोलन में वह घड़ी का आ गई है जब घर से निकलकर अपने किसान भाइयों के साथ मैदान में आने का सबसे जरूरी मौका आ पड़ा है। आप सभी ने अलग अलग तरीके से किसान आंदोलन में अपना सहयोग किया है, लेकिन अब 26 जनवरी के लिए घर से निकलकर शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच में शामिल होने आप और हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी साथी दिल्ली कूच की तैयारी करें और किसान मजदूर के हितों के लिए एक होकर आगे बढ़े। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि संतों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर तांडव का किया विरोध। सीएम योगी को पत्र लिख आंदोलन की चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड की फिल्म को लेकर के एक बार फिर से हंगामा हो रहा है। यह हंगामा कहीं और नहीं, किसी और के जरिए नहीं, बल्कि काशी के संत कर रहे हैं। काशी के संतों ने फिल्म तांडव के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत में अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए काशी के संतों ने इस फिल्म में निर्माताओं कलाकारों के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। वहीं फिल्म के पोस्टर को संतों ने अग्नि के हवाले कर दिया। इसके साथ ही संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और मैं अगली खबर बता दें कि योगी सरकार यूपी में बना रही है 37 नए स्टेडियम। खेल जगत में युवाओं को मिल सकेंगे सुनहरे अवसर। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को खेल जगत में प्रोत्साहित करने के लिए नए स्टेडियमों को तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से प्रदेश में नए स्टेडियमों का निर्माण कार्य विभिन्न जनपदों में किया जा रहा है। योगी सरकार के निर्देशक में विभाग की ओर से खेलो इंडिया के तहत प्रदेश में 18 तथा मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 19 स्टेडियम बनेंगे। प्रदेश में दोनों योजनाओं के तहत जनपदों में 37 नए स्टेडियम बनेंगे, जिनमें से 35 स्टेडियमों का निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के तहत अयोध्या, हरदोई, कानपुर देहात, गोरखपुर, कौशाम्बी, आगरा, बांदा, प्रतापगढ़, बिजनौर, हाथरस, प्रयागराज, कुशीनगर, गोंडा, बदायूं, मिर्जापुर में एक और उन्नाव व हमीरपुर में 2 स्टेडियम के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे ने शुरू की ई कैटरिंग सर्विस। चलती ट्रेन में यात्रियों को फिर से मिलेगा मनपसंद खाना। जी हां, आपको बता दें कि ई कैटरिंग सेवा बहाल होने से IRCTC की इस सुविधा के माध्यम से यात्री ऑनलाइन ही पसंदीदा रेस्टोरेंट से अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के समय यात्रियों को ये बता दिया जाएगा कि उनका खाना किस स्टेशन पर और कितनी देर में पहुंचेगा। इस बात की जानकारी भारतीय रेलवे ने खुद
ट्वीट कर दी है। बता दें कि IRCTC ने रेल मंत्रालय से चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर ई कैटरिंग सेवा शुरू करने की अनुमति मांगी थी, जिसे रेल मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत परिचालन के दौरान कई बार रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और डिलीवरी कर्मियों की थर्मल स्कैनिंग होगी। साथ ही कर्मचारियों और डिलीवरी कर्मियों को सुरक्षात्मक फेस मास्क या फेस शील्ड का उपयोग करने को कहा गया है। इसके अलावा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान वाले कर्मचारियों को ही खाना बनाने की अनुमति दी गई है। डिलीवरी स्टाफ के लिए भी दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि सचिन पायलट को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। AICC का महासचिव बनाने जाने की अटकलें तेज। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी के भारत लौटने के बाद संगठन में फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें राजस्थान के पूर्व CM और PCC चीफ रहे सचिन पायलट को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कोई बड़ा पद मिल सकता है। हाल ही में संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और सचिन पायलट के बीच हुई मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि सचिन पायलट को AICC का महासचिव बनाया जा सकता है। राजस्थान के सियासी गलियारों में चल रही अटकलों की माने तो सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में प्रभारी महासचिव बना सकती है। बता दें कि राजस्थान में बगावत के बाद से ही यह तय हो गया था कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इस पर अभी तक किसी की भी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, पर इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ले सकती हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का दावा, कहा यूपी में भाजपा और AIMIM के बीच हो चुका है गठबंधन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी की प्रमुख पार्टियों BJP, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना दम भरने के लिए यूपी चुनाव में हुंकार भरने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार सत्ताधारी BJP और CM योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। पहले सोमनाथ भारती को लेकर आम आदमी पार्टी ने बवाल किया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने BJP और ओवैसी की पार्टी को पर्दे के पीछे से गठबंधन की बात कही है। संजय सिंह ने CM योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मंच पर एक दूसरे के विरुद्ध हुंकार भरते हैं और पर्दे के पीछे प्यार करते हैं। आप नेता संजय सिंह ने यह भी कहा कि ये बात BJP के एक जिम्मेदार सांसद ने बताई है कि यूपी में भाजपा और AIMIM के बीच गठबंधन हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब यूपी में 2 AIMIM चुनाव लड़ेगी, एक AIMIM योगी और एक AIMIM ओवैसी के नेतृत्व में। और दोस्तों मैं अगली खबर में बता दें कि दिल्ली की राजनीति से होगी शहनवाज हुसैन की विदाई। बीजेपी ने बनाया MLC उम्मीदवार। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की दिल्ली की राजनीति से विदाई के संकेत मिले हैं। पार्टी ने उन्हें राज्य की राजनीति में भेजने का फैसला लिया है। आलाकमान ने शनिवार को उन्हें बिहार विधान परिषद MLC चुनाव में उम्मीदवार घोषित कर दिया। दरअसल बिहार विधान परिषद के लिए 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दोनों सीटें भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इनमें एक सीट पर भाजपा ने हुसैन की नाम की घोषणा की थी। इसके साथ ही उनकी चुनावी राजनीति में वापसी हो गई। एक बार 1999 किशनगंज से भी लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये पहला मौका है जब वे चुनाव मैदान में उतरेंगे। साल 2014 में वे भागलपुर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, जबकि 2019 में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वे नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही बिहार से। जी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा थोपे हुए मुख्यमंत्री के चेहरे पर साफ दिख रही है थकान। जी आपको बता दें कि रुपेश हत्याकांड और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इसी क्रम में शनिवार को तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने रुपेश के परिवार से मिलने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को थोपा हुआ मुख्यमंत्री बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी
दी है कि अगर बिहार में अपराध कम नहीं हुआ तो वो राष्ट्रपति को शिकायत करेंगे। पीसी में तेजस्वी यादव ने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कृषि कानूनों के खिलाफ 30 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला और आरजेडी की धन्यवाद यात्रा पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बौखलाहट देखी, वो बेबस, लाचार और थके हुए लग रहे हैं। पत्रकारों के जायज सवाल पर मुख्यमंत्री पत्रकारों को ही धमका रहे हैं। बिहार में सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का ताजा भाव। जी आपको बता दें कि 5 महीने में 8,400 रुपए टूटा सोना, चांदी में आ गई गिरावट, 14,400 रुपए की गिरावट। जानिए क्या है कीमतें। जी आपको बता दें कि इस सप्ताह सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 5 जनवरी 2021 वायदा के सोने की कीमत MCX एक्सचेंज पर 519 रुपए की भारी गिरावट के साथ 48,702 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसके अलावा 5 अप्रैल 2021 के सोने वायदे की कीमत इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन MCX पर 514 रुपए की गिरावट के साथ 48,715 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि अगले 2 दिन उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत में फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग IMD के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है। पहाड़ों और बर्फबारी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। उधर दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून के चलते कई राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों का बारिश की आशंका है। बिहार और उत्तर प्रदेश में ठंड से जनजीवन बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 20 जनवरी तक ठंड का सितम यहां जारी रहेगा। पूसा मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 20 जनवरी तक बिहार के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।